हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि विश्लेषण या समष्टि अर्थशास्त्र का। बात करें समष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी एक साथ पूरी इकोनॉमी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल अध्ययन किया जाता था। दूसरे शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूहों जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन तथा सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर J.M. किन्स को जाता है, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन से समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी युग का सूत्रपात किया था। किन्स ने उन्होंने बताया था कि स्वहित पर आधारित कुल उत्पादन से पूर्ण रोजगार पर हर समय पाए जाना आवश्यक नहीं। अतः उन्होंने उन शक्तियों के समग्र अध्ययन पर ध्यान आकर्षित किया जिन पर अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल रोजगार आदि निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के भेद, प्रकार या रूप कितने प्रकार के होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार भी अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। पहला है समष्टि स्थितिकी। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण संतुलन की स्थिति में किया जाता है। इसके अंतर्गत संतुलन को समायोजन प्रक्रिया तथा संतुलन स्थापना के कारणों पर ध्यान न देकर अंतिम संतुलन अवस्था का अध्ययन होता है, जिसे समीकरण y बराबर c प्लस आई के रूप में हमने व्यक्त किया था, जहां y राष्ट्रीय आय को बता रहा है, c कुल उपभोग व्यय और I यानी इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो प्रकार है तुलनात्मक समष्टि स्थितिकी। इसके अंतर्गत क्या है, 2 संतुलन बिंदु आते थे या 2 समीकरण आती थी जिनके मध्य हमने तुलना की थी। पहली इक्वेशंस y बराबर c प्लस आई, दूसरी इक्वेशंस y बराबर c प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 2 समीकरण आती थी और जिनके मध्य हमने तुलना की थी। और तीसरा इसका प्रकार है समष्टि प्रावेगिक। इसके अंतर्गत क्या किया था हमने, इसके अंतर्गत एक डायग्राम बना के देखा था। डायग्राम से स्पष्ट किया था कि एक साम्य से दूसरे साम्य के मध्य तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस का अध्ययन किया जाता था। जैसे साम्य में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के साम्य में परिवर्तन हो रहा था, वैसे ही राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन की पूरी प्रोसेस और पथ का हमने इसके अंतर्गत अध्ययन किया था। समष्टि प्रावेगिक के अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों उपभोग, आय व विनियोग में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। अतः यह विश्लेषण संपूर्ण गत्यात्मक अर्थव्यवस्था के कार्य की व्याख्या करता है। ये हमने पहले ऑलरेडी तीनों रूप पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र की। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी विस्तृत हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इस थ्योरी के अंतर्गत उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक और त्वरक आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा इसका सिद्धांत है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। सामान्य मूल्य स्तर जनरल प्राइसिंग थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संस्फीति। इनका भी इंडिविजुअल आगे अध्ययन करेंगे। तीसरा इसकी थ्योरी है, तीसरा क्षेत्र में शामिल करते हैं आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत या इस थ्योरी के अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्राविधियों, व्यय रचनाओं तथा सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ से छोटा क्वेश्चंस बन सकता है कि जैसे सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत में किनका अध्ययन किया जाता है, या ऐसे पूछ ले मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति का अध्ययन किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। ऑप्शन इन चारों में से दे दें। इस प्रकार का क्वेश्चंस बन सकता है।
या डायरेक्टली बन जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न शामिल नहीं हैं, 3 इसमें से दे दे और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र दे दे। ऐसा छोटा क्वेश्चन बनने के चांस हैं। चौथा इसका क्षेत्र है व्यापार चक्रों के सिद्धांत। अर्थ इसके अंतर्गत या अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके इकोनॉमी पे क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उनको किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है, इस बात का अध्ययन व्यापार चक्रों के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट इसका क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार शर्तें, विनिमय दरों का निर्धारण, नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, इन सब बातों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय की थ्योरी के अंतर्गत किया जाता है। अगला इसकी क्षेत्र में है मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत। इसके अंतर्गत मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्थाएं, बैंकिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं, कार्य प्रणाली किस प्रकार की हैं, इन सब बातों का अध्ययन मुद्रा एवं बैंकिंग थ्योरी के अंतर्गत किया जाता है। और नेक्स्ट है राजस्व के सिद्धांत। सार्वजनिक आय एवं व्यय का विश्लेषण किया जाता है राजस्व के अंतर्गत। और लास्ट है वितरण का समष्टि सिद्धांत। इसके अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये 8 प्रकार की जो अलग अलग थ्योरीज हैं, ये समष्टि विश्लेषण के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यहाँ से बड़ा क्वेश्चंस भी बन सकता है और छोटा क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में या उसके क्षेत्र में कौन कौन से सिद्धांत शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अधिक उपयोग के कारण या समष्टि अर्थशास्त्र का अधिक महत्व है व्यष्टि की तुलना में, तो उसके क्या क्या कारण हैं। पहला कारण है जटिल अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन को समझने में सहायक होता है। जहां व्यष्टि इंडिविजुअल इकाई को समझने में सहायक है या उसके द्वारा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है, उसी प्रकार सामूहिक संचालन, यदि इकोनॉमी का पूरी इकोनॉमी का एक साथ अध्ययन करना है तो उसमें ओनली समष्टि अर्थशास्त्र का ही उपयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन में भी उपयोगी है। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। ये बिंदु इस बात को दर्शाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो का इकोनॉमिक्स का विकास तभी संभव है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी फॉलो किया जाए या दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाए। विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल समाधान समष्टि अर्थशास्त्र से ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, राष्ट्रीय वितरण, उत्पादन आदि के समग्र अध्ययन से जटिल समस्याओं को सुलझाने में समष्टि अर्थशास्त्र का ही सहारा लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें ओनली समष्टि अर्थशास्त्र का ही उपयोग किया जाता है। और लास्ट में कुछ आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र की अनुपयुक्तता, यानी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स अनुपयुक्त हैं। वही उदाहरण दे सकते हैं जैसे राष्ट्रीय आय, राजस्व, सामान्य मूल्य स्तर, रोजगार, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, जो इसके सिद्धांत हैं उनमें माइक्रो का कोई उपयोग नहीं किया जाता या माइक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं फॉलो किया जाता उनके विश्लेषण में। तो ये कुछ महत्व हैं जिनके कारण मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या क्या हैं, दोष क्या क्या हैं। पहला दोष है व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर निकाले गए समष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष भ्रामक, यानी समष्टि विश्लेषण का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों के योगों व औसत से होता है, पर व्यक्तिगत या छोटे समूह के योग से निकाले गए निष्कर्ष व्यक्तिगत दृष्टि से ठीक हो सकते हैं परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से गलत हो सकते हैं। जैसे बैंक से व्यक्तिगत आहरण, बैंक से किसी ने ड्राइंग से बैंक पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता,
मगर सामूहिक रूप से सभी अपनी जमाओं को निकाले तो बैंक फेल हो जाएगा। ये इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। दूसरा है भ्रामक निष्कर्ष। अगर अर्थशास्त्री व्यक्तिगत अनुभवों या धारणा को आधार मानकर संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था के संबंध में निष्कर्ष निकालें तो वह भ्रामक और अवास्तविक होंगे। नेक्स्ट है समूहों या समाज में व्याप्त विभिन्नता की इसमें उपेक्षा की जाती है। समूह के माप में कठिनाई, क्योंकि अपने आप में पूरी इकोनॉमी का मेजरमेंट करना एक बहुत बड़ा कार्य है। इस वजह से समूहों को किस प्रकार मापा जाए उसको मापने में बहुत बड़ी कठिनाई है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़ने, औसत करने एवं समग्रता की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। जैसे राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में अनेक कठिनाइयां हैं। सामान्य मूल्य स्तर को ज्ञात करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि इनमें एक जटिल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो इनके जोड़ने, उनका एग्रीगेट का एवरेज निकालने, उनके लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। इस वजह से इसमें एक जो प्रोसेस है इसकी वो थोड़ी जटिल है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावित नहीं करते। जैसे कुल मांग में वृद्धि से कुछ उद्योगों में सीमांत उत्पत्ति हार्स नियम लागू होने से उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई होगी, जबकि सीमांत उत्पत्ति वृद्धि वाले उद्योगों में उत्पादन कम लागत पर अधिक हो सकेगा। इसी प्रकार मध्यम वर्ग की आय बढ़ने पर साइकिल उद्योग पर बुरा प्रभाव और स्कूटर उद्योग पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि समष्टि अर्थशास्त्र के योग समष्टि इकोनॉमिक्स का भी प्रभाव सभी एरिया पर समान रूप से इफेक्ट नहीं डालता। कुछ इंडस्ट्री पे अच्छा पड़ता है तो कुछ इंडस्ट्री पे उसका प्रभाव पॉजिटिव नहीं पड़ता। सीधा सा तात्पर्य है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं जो हम गिना सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम में। इसमें मैंने यहाँ 5 अंतर लिखे हैं, अंतर और भी हो सकते हैं। पहला अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, यानी इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन होता है, जबकि मैक्रो के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का वृहद एवं समग्र के रूप में एक साथ अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो अंतर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कीमत विश्लेषण से संबंधित हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आय विश्लेषण से संबंधित है। तीसरा डिफरेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि मैक्रो का क्षेत्र है वह राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व, मुद्रा बैंकिंग आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण से विस्तृत हैं। यानी चौथा जो अंतर कह सकते हैं हम, वो यह भी कह सकते हैं कि माइक्रो का क्षेत्र काफ़ी सीमित है, जबकि मैक्रो का जो क्षेत्र है वह काफ़ी विस्तृत है। नेक्स्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो महत्व है आजकल अपेक्षाकृत कम होता जा रहा है, जबकि मैक्रो का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली इसका क्षेत्र भी ज़्यादा है, इसके जो इफेक्ट करते हैं एरियाज़ को जिसकी थ्योरी है वो भी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली मैक्रो का क्षेत्र बढ़ेगा। और लास्ट जो अंतर लिखा है मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स का विश्लेषण सरल है, जबकि मैक्रो का अत्यंत जटिल एवं दुविधापूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत थ्योरीज भी ज़्यादा हैं, इसका क्षेत्र भी विस्तृत है, प्रोसेस भी विस्तृत हैं। तो ऑटोमेटिकली मैक्रो का जो मैक्रो की जो प्रोसेस हैं वह अत्यंत जटिल एवं दुविधापूर्ण है। तो ये कुछ अंतर मैंने लिखे हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ ये अपना टॉपिक माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड होता है। धन्यवाद।